लास्ट देखो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ लिया अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर। अभी तक अमीन्स में क्या क्या हो चुका है। पहले अमीन्स का क्लासिफिकेशन हुआ था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या, फिर इनका नॉमेनक्लेचर क्या आईयूपीएसी हो गई, ठीक है। नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएसी इनको अमीन्स कहते हैं। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुए थे, इसमें नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी, और सेकंड थिंग हॉफमैन ऑक्नोलिसिस, श्मिट रिएक्शन, और एक आध और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन से अमीन की प्रिपरेशन हो गई। फिर अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका बेसिक कैरेक्टर एसिटाइलेशन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और हिंसबर्ग रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर लिया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। इसके बाद हमने कल बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था, और ये पढ़ा था अमीन्स में लोन पेयर होते हैं, वो बेसिक कैरेक्टर उसकी वजह से है। एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम है, एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। एरोमेटिक का कम है बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि एरोमेटिक अमीन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में आप इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, तब आप कहते हैं बेसिक कैरेक्टर क्या है। अगर उन्होंने कहा सॉल्वेशन के हिसाब से बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, तो जिसका कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा सॉल्वेशन के बाद वो ज्यादा बेसिक होगा, तो उसका आंसर होगा 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। खाली इंडक्टिव के हिसाब से बताओ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो इन सब चीजों को जब कंसिडर कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है। वेपर फेज में 3 to 1, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। और वेपर फेज जब नहीं लिखा है और मिथाइल ग्रुप लगा है, यानी मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन, तब आंसर है 2 1 3। और अगर मिथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप लगा है तो आंसर था 2 3 1, यानी डाइथाइल ज्यादा होगा, फिर ट्राइथाइल, फिर खाली इथाइल अमीन। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अमीन का एरोमेटिक अमीन में बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना था, ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप लगे हो सकते हैं। तो याद रखना अमीन्स में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, इट विल डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट था, ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप लगा हो एसिडिक बढ़ाएगा, तो अमीन्स में बेसिक कैरेक्टर घटाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। बाकी माइनस एम इफेक्ट आएगा, बेसिक कम हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट आएगा, बेसिक ज्यादा आ जाएगा। माइनस आई मेटा पोजीशन के लिए माइनस आई आएगा, बेसिक कम हो जाएगा, प्लस आई आएगा, बेसिक बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आज हमें जो रिएक्शन पढ़नी है इसके आगे, दैट इज बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या जिसे सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। तो आज की रीडिंग के नाम लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे बेटा एसएन रिएक्शन होती है वैसे ये कही जाती है एसई, जनरल भाषा में एसई रिएक्शन है ये, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप सो आपको शायद याद हो, क्योंकि हम कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने फिनॉल पढ़ा एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजोएल्डिहाइड, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। और बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, अगर आपको याद आ गया हो इन ग्रुप में आपने कैसे पढ़ा था, तो यूजुअली अब कोई 5 रिएक्शन खाली इसकी होती है, सिर्फ 4-5 रिएक्शन से ज्यादा नहीं है। कौन कौन सी? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट, या तो एल्काइलेशन या एसाइलेशन। जनरली बेंजीन रिंग से सिर्फ 5 रिएक्शन है, जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब कैसे करना था अगर आपको याद आ गया हो, तो ये वाला ग्रुप पहचान लेते हैं। ये वाला ग्रुप हमारा प्लस एम था, और अगर ये प्लस एम है और माइनस आई भी है, प्लस एम की वजह से ये हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। और क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे ही ये पांचों रिएक्शन होती थी, ऑर्थो और पैरा पे ही जाके ग्रुप लगेंगे। सिमिलरली ये वाला OH वेरी हाई प्लस एम, इसका प्लस एम बहुत ज्यादा था, और इसीलिए अगर आपको याद हो कि
जब इसका क्लोरोबेंजीन का आप हेलोजिनेशन करते थे तो आपको चाहिए होता था वेरी गुड, एक तो हमें हेलोजन चाहिए होती थी और चाहिए होता था AlCl3। जबकि अगर आपको फिनॉल का ब्रोमिनेशन याद हो तो डायरेक्ट ब्रोमीन से करते थे बिना AlCl3 के, और ब्रोमीन में भी अगर एक्वस ले लिया था तो एक साथ तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती थी और ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट रेडियल क्रिस्टल मिलता था। और अगर कार्बन डाइसल्फाइड यानी मीडियम कैसा लें, नॉन पोलर, तो जब ब्रोमीन और नॉन पोलर लेते थे तब कहीं आगे थोड़ा शांत होता था या एक एक प्रोडक्ट बनाता था, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाता था। तो ये बहुत ज्यादा प्लस एम इफेक्ट था। प्लस एम होने की वजह से ऑर्थो और पैरा में रिएक्शन कराता था और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। बट आपको अगर याद हो COOH और CHO ये दोनों के दोनों ही -M ग्रुप है और -M वाले ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिव। ये मेटा डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तो हमारा हुआ पिछला कि पिछले चैप्टर्स में हमने कैसे बनाया था। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, बता बेटा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कर रहे Br2 से NaFeCl3 क्या बनेगा? वेरी गुड, कौन सी पोजीशन? मेटा। ये मेटा डायरेक्टिंग है तो आप पूरा बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो Br2 मेटा पोजीशन पे आ जाएगा और ब्रोमीन आ गया मेटा पे Br और बेंजोइक एसिड वैसे का वैसे ही रहेगा। सिमिलरली अगर इस एल्डिहाइड की पूछें बताओ भैया एल्डिहाइड की कंसंट्रेटेड बेंजल्डिहाइड की कंसंट्रेटेड H2O से करें क्या बनेगा? अरे यार ये लिखा तो है -N ग्रुप में मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ मेटा पोजीशन पे SO3H जाके लग जाएगा। ठीक है, तो SO3H यहाँ जाके लग के जो प्रोडक्ट बनना था बन जाएगा। बताओ भैया ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन अगर हमने कर दी कार्बन डाइसल्फाइड से, या चलिए पहले आपके लिए थोड़ा आसान करते हैं, ठीक है, दैट इज श्मिट रिएक्शन थी ना, कोल्बे श्मिट रिएक्शन को पूछना चाह रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शन या सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से की क्या बनेगा? याद नहीं आ रहा? सैलिसिलिक एसिड बनता था तो यहाँ CO2 आके ऊपर जुड़ जाता था, OCONA आता था, फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंटरचेंज होकर ऊपर OH COH यहाँ आ जाता था। तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाने वाली कोल्बे श्मिट रिएक्शन मानते हैं। थोड़ा याद करिए ऐसे डिटेल में, फिलहाल वर्ड क्लियर है। चलिए ये तो मैंने आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज कराया कि बाकी चैप्टर में क्या होगा। अब हम बात करें आज के चैप्टर की। बेटा हमारा यहाँ आज के जो चैप्टर है वो एनालिसिस है, तो एनालिसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमें बतानी, ठीक है, कि एनालिसिस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, ये वाला ग्रुप NH2 ये कैसा ग्रुप है? तो अगर आपको प्लस M सीरीज याद हो, प्लस M की सीरीज में सबसे आगे था O नेगेटिव, O नेगेटिव के पीछे था NH2, उसके पीछे था NHR, उसके पीछे था OH, फिर OR, फिर NHCOR और फिर R एंड सो ऑन। ये प्लस M की सीरीज। अगर आपको मैंने जान के इतने सारे लिख दिए कि आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए कि ये हेलोजन प्लस एन बहुत कम होता है, बेंजीन तक से कम होता है, एल्काइल ग्रुप प्लस एन थोड़ा ज्यादा होता है बेंजीन से या हेलोजन से। ये रहा पिछला चैप्टर फिनॉल। फिनॉल या OH ग्रुप का प्लस एन इतना ज्यादा था कि आपको अभी मैंने याद दिलाया कि ब्रोमीन वाटर की जरूरत भी नहीं थी, मतलब ब्रोमीन एंड FeCl3 या ElCl3 की जरूरत नहीं थी, तुरंत हो जाता। अगर फिनॉल की रिएक्शन याद हो, फिनॉल का नाइट्रेशन डायरेक्ट HNO3 से होता है, H2SO4 की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि ये खुद में प्लस एम बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा चार्ज डेवलप कर लेता है कि दूसरा अपने आप पोलराइज होकर रिएक्शन कर लेता है। दूसरे को पोलराइज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप में इतना सक्षम है। अब इससे भी आगे है NH2। अब हम ये पढ़ रहे हैं NH2, तो NH2 का प्लस M इफेक्ट इससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्थोएड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब फिनॉल को ही जरूरत नहीं थी ब्रोमीन के साथ FeCl3 की, तो भैया ये तो उसके भी चचा है, उससे भी एक कदम आगे है, तो इन्हें भी जरूरत नहीं होगी। तो अब हमें इनकी यही 4 या 5 रिएक्शन पढ़नी है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सॉरी हेलोजिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन,
नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये हमें 4-5 रिएक्शन करके लिखी। देखो याद है नहीं बताना बेटा। फिनॉल फिनॉल फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर रहा है CH3Cl क्या बनता है? नहीं याद किया ढंग से, बताइए बेटा। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फिनॉल में हमने क्या पढ़ा है? लिख के नहीं आएगा बेटा, होगा तो ही याद आएगा, नहीं होगा। बोलो बेटा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपने इतना पढ़ा नहीं। फिनॉल नहीं शो करता फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों? क्योंकि जो लुईस एसिड होता है वहां प्रेजेंट AlCl3 वो फिनॉल के साथ रिएक्ट के साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये CH3Cl टूटते ही नहीं है या ये रिएक्शन इजीली नहीं कर पाते, तो फिनॉल नहीं शो करता है। कोई यहाँ भी आएगी, यहाँ बेसिकली आपको कोई तीन रिएक्शन करनी है, वन इज ब्रोमिनेशन, अदर इज नाइट्रेशन, अदर इज सल्फोनेशन। एक एक करके तीनों पढ़ाता हूं। देखो बच्चों, पहली हेडिंग का नाम लिख लो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन यार मैंने मिटा दिया, लेकिन चलो आपको प्लस एम की सीरीज याद है ना, जो अभी लिखी थी याद है ना, मैंने मिटा दिया गलती से बिना बताए, लेकिन चलो अभी बता देंगे दोबारा। लिख लिया ब्रोमिनेशन। देखो भैया मैंने प्लस एम की सीरीज लिखी थी, जल्दबाजी में मिटा दी। ये था NH2, देख लेना एक बार खाली, O नेगेटिव NHR है ना, फिर यहाँ था OH, फिर था OR, फिर था NHCOR, ठीक है, फिर था R, फिर थी बेंजीन। ये हमने प्लस एम की सीरीज अभी आपको बताई, ठीक है, ये जल्दबाजी में मिट गई, ठीक है। देखो भैया ये जो एनिलीन है ना, ये है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ऑर्थो पैरा पे एक ही साथ रिएक्शन हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन को अधिकतर कंट्रोल करने के लिए करते क्या है, इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इसमें पहले चेंज कर लेते हैं, और जब ये इसमें चेंज हो गया, अब प्लस एम तो है लेकिन प्लस एम कम हो गया, और प्लस एम कम होने की वजह से सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होगा, एक साथ तीनों जगह पे रिएक्शन नहीं कर रहा। कहने का मतलब अगर एनएलई की मैंने डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर, तो डायरेक्ट ब्रोमीन से रिएक्शन करने पे मुझे एक साथ ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पे एक साथ मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का, ये रहा एनिलीन और ये कहलाता है ब्रोमीन वाटर, और ये रहा 2,4,6 ट्राइब्रोमो सॉरी, तो यहाँ 3 ब्रोमीन लगता है, ये बन गया। लेकिन मैं नहीं चाहता तीनों पे ब्रोमीन आए, ठीक है, हम नहीं चाहते तीनों पे आए, हम चाहते हैं या तो ऑर्थो बने या पैरा बने या इनका मिक्सचर बन जाए, तीनों पे एक साथ नहीं था। तो हम क्या करते हैं कि तीनों पे एक साथ ना आए, तो इस रिएक्शन को कहते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन का क्या तरीका है, हम एनिलीन की पहले रिएक्शन कराते हैं CH3COCl, आपने कल ही रिएक्शन पढ़ी है, आई होप सो, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम होना चाहिए। क्या पढ़ी आपने पहली रिएक्शन, याद आया? वेरी गुड, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। और यहां से H और ये Cl निकल जाए, H और Cl निकलने पर ये ग्रुप आ गया NHCOCH, याद आया? कल हमने जो एसिटाइलेशन के नाम से रिएक्शन लिखी थी वो ये, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब बेटा ये वाला ग्रुप आने के बाद अब आप ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाला ग्रुप यहीं पे अभी लिखेगा NH2CH3, और ऑर्थो पे CH3 सॉरी ऑर्थो पे ब्रोमीन और पैरा पे ब्रोमीन का मिक्सचर मिल जाएगा, ऑर्थो और पैरा का अब हमें क्या मिल जाएगा, मिक्सचर। और जब ऑर्थो और पैरा का मिलेगा तो ये बताना पड़ेगा मेजर कौन है, ऑर्थो या पैरा। वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑर्थो और पैरा दोनों पे मीसोमेरिक बराबर होता है, और मीसोमेरिक में प्लस है दोनों में बराबर। लेकिन इंडक्टिव में ये ग्रुप माइनस आई है, माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ऑर्थो से भी छीनेगा, पैरा से भी, ऑर्थो पे ज्यादा छीनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जहां थोड़ी आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है, वो पैरा पे आएगा। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा बनेगा।
इज इट क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में? बेटा अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, कि मैंने एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस दिखा सकते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करने पे ये प्रोडक्ट आ जाएगा। जनरली इस चैप्टर में हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो बाद में ये जो NH2 है, ये तो बेस ही है, तो ये NH3+ में चेंज हो जाता है। तो अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ ऊपर आपको NH3+ लिखना होगा। बोलो क्लियर है बेटा? अभी लिखो मत, समझने दो, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको लिखाया जाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वही घिचपिच हो जाएगी आपके ऊपर। बोलो पूरा सिनेरियो समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आया तो हेलोजिनेशन में 2 पॉइंट पढ़ो। एक हुआ डायरेक्ट हेलोजिनेशन और एक हुआ आफ्टर प्रोटेक्शन विद हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या हुआ, फिर आफ्टर प्रोटेक्शन में क्या हुआ, दोनों क्लियर है अब आपको? ठीक है, तो अब आप लिखना शुरू करें। बताइए बेटा, अभी तक आपने ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है? मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ आज अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? तो आपकी हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स, इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? NH2 group has very high plus M effect. NH2 group has very high plus M effect. NH2 group में बहुत ज्यादा plus M effect है। NH2 group has very high plus M effect. ठीक है? Therefore, it is highly activating, बहुत ज्यादा activating है, highly activating, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हाईली एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। Therefore, it is highly activating and ortho and para directing group. ठीक है? Full stop. For monohalogenation और for mono substitution reaction, हम चाहते हैं एक ही जगह करें, एक साथ ना करें। For mono substitution reaction, it is first protected. It is first protected by acetylation. It is first protected by acetylation. इसे पहले आप प्रोटेक्ट करेंगे एसिटाइल ग्रुप डाल के, एसिटाइलेशन करके, फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन, ठीक है? फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन, then रिएक्शन इज डन, उसके बाद रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पहले एसिटाइलेशन करके प्रोटेक्ट करेंगे, फिर रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर आखिरी में हाइड्रोलिसिस करके दोबारा एनिलीन बना के दिखा देंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब बच्चों यहाँ रिएक्शन है और तीनों ही रिएक्शन में एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन अब लिखते हैं ब्रोमिनेशन, पहली रिएक्शन अब लिखिए ब्रोमिनेशन, ठीक है? इसमें लिखते हैं पहला aniline reacts with bromine water. Aniline reacts with bromine water at room temperature. बेटा ये bromine water से रिएक्ट कर लेती है और रूम टेम्परेचर में भी कर लेती है। Aniline reacts with bromine water at room temperature to give white precipitate of. Aniline reacts with bromine water at high temperature to give white precipitate of 2,4,6 trihydroaniline. White precipitate of 2,4,6 trihydroaniline. Oh, sorry, 2,4,6 tribromoaniline है, sorry 2,4,6 tribromoaniline, ठीक है? तो ये हो गई इसकी पहली रिएक्शन। ये है हमारे पास एनिलीन, हमने इसकी रिएक्शन कर दी Br2 and H2O से और ये हमने प्रोडक्ट बना दिया NH2 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, ठीक है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन।
वाई प्रेसिपिटेट। अब अगर हमें चाहिए सिर्फ ऑर्थो और पैरा, तो अब क्या करें? ठीक है, दूसरी रिएक्शन लिखें बेटा, दूसरी रिएक्शन लिखें। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। और क्योंकि हमने पहले एक जनरल पैराग्राफ लिख लिया है, तो साफ लिखता है हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये वाली रिएक्शन खास तौर पे ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन कई बार बच्चे जल्दबाजी में याद नहीं रखते या ये गलत हो जाती है। ये रहा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। तो एनालीन के पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करें, बनाए बेटा, क्या बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से? आई होप सो आपको समझ में आ गया है, NHCO3 बनेगा। ठीक है बेटा, इसका IUPAC नेम बताएगा। आप लोग भी सोचिए, थोड़ी उससे कहा तो वही सोचेगा, आप लोग ही सोचिए IUPAC नेम। आप बोले IUPAC में सोचेंगे। आप बोले IUPAC नेम नहीं पता, हद हो गई यार, तुम IUPAC में ऐसे करोगे, गलत है आपकी। ये देखिए, ये एक्टिविटी कंपाउंड है CH3CON और NH के बाद में लगा है C6H5। ये ग्रुप अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो अमाइड का कार्बन को काउंट करोगे मेन चेन में, तो इसका मैं एंड पे मिथाइल लगा दिख रहा है तुम्हें, एंड पे लगा फिनाइल, और ये 2 कार्बन का अमाइड है, इथेन अमाइड है। तो इसका IUPAC नेम अगर हम पूछेंगे तो एन फिनाइल आएगा भैया, और IUPAC नेम आएगा एन फिनाइल इथेन अमाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ग्रुप जो आपको दिख रहा है ये CONH मेन चेन है, ये वाला कार्बन मेन ग्रुप का, तो ये 2 कार्बन की चेन मेन है, दैट इज इथेन अमाइड, और नाइट्रोजन से लगा फिनाइल। फिलहाल पहला प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसका आपने कर देना है हेलोजिनेशन, ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन कर दीजिए, और यहाँ पे बनेगा तो दोनों ही, लेकिन मैं बस एक ही बना रहा हूँ मेजर। ठीक है, पैरा में ब्रोमीन ले आइए, ये मेजर दिखा दे, और यहाँ पे भी आप मतलब जैसे एनसीईआरटी में रखना है कि इसमें एसिटिक एसिड की प्रेजेंस है ब्रोमीन वाटर में, चलेगा। और अगले स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस दिखा दीजिए, और हाइड्रोलिसिस दिखाने के बाद बेटा ये NH2 आ गया और ये Br2 आ गया, तो पैरा ब्रोमो आपका मेन आंसर आ जाएगा, 4 ब्रोमो या पैरा ब्रोमो। हाइड्रोलिसिस आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एसिडिक भी एल्कलाइन भी, बस ये है कि एसिडिक में बाद में NH3 पॉजिटिव बनता है, एल्कलाइन में NH2 रह जाता है। एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों हाइड्रोलिसिस चलेगी। ठीक है, हाँ बेटा, आप बताओ, ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं ये NH2 है, ये ग्रुप आ गया, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, इसका कम है, तो हमने लिखा कंट्रोल कर दिया। आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये प्लस एम कम है, ये ज्यादा है और ये कम है? ये प्लस एम कम कैसे है? प्रूव इट, व्हाई दिस हैज लेस प्लस एम इफेक्ट। ये हमने मान लिया कि कम है प्लस एम इफेक्ट, व्हाई, हाउ, प्रूव इट, आप बोलो बेटा। इतने सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पहले खाली इधर जा रहा था, आई प्लस एम था, अब इधर रेजोनेंस हो रही है, इट इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन। या तो ये इधर जा सकता है या उधर, एक साथ आगे तक नहीं जा रहा, एक्सटेंडेड नहीं है, क्रॉस कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन इज लेस स्टेबल, और इसका प्लस एम इफेक्ट कम है क्योंकि इसमें NH का जो लोन पेयर है वो इधर भी जाना है और इधर भी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, तो ये याद रखिएगा। CONH group has less plus M effect than NH2 group because the lone pair has to be conjugate with both benzene ring या phenyl group as well as CONH group, मतलब C double bond, इधर भी रेजोनेंस होगी और इधर। लिख लो अपनी भाषा में, अपनी भाषा में लिख जल्दी से।
भैया यार डायग्राम बना हुआ था ना, अब सोच आ रहे हाँ? ठीक है, बताइए बेटा। एनालिसिस में आपको तीन ही केमिकल प्रॉपर्टी ये वाली पढ़नी है। उसमें एक हो गई है हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन। अब एनालिसिस में हमें बची दो पढ़नी है, एक है नाइट्रेशन और एक है सल्फोनेशन। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब है तो तीन ही रिएक्शन, लेकिन तीनों रिएक्शन में एक एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया हमारा हैलोजिनेशन। अब हम दूसरे की बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा नाइट्रेशन। ठीक है, देखिए बेटा, ये है एनालीन, और एनालीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं, ये जानते ही पूछा जाता है, ये नाइट्रेशन HNO3 से जब किया जाता है। वैसे जनरली मिक्सचर लेते हैं HNO3 एंड H2O4, हम यहाँ पे भी लिया जा सकता है, हाईली रिएक्टेड है। H2O4 नहीं भी लोग तो चलेगा, और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर की रिएक्शन है। तो ये एक तीन प्रोडक्ट बनते हैं, और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली जाहिर बात है आपके दिमाग में आएगा भी और समझ भी आ जाएगा कि एनालिन में पैरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है, 1% बनता है, और मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बनता है, नियरली 47% बनता है, और ऑर्थो प्रोडक्ट सिर्फ 2% बनता है, नियर कैलकुलेशन। तो अब साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन तो बनना ही बनना। बेटा क्वेश्चन क्यों बनना, क्यों, रुक जाओ, या क्या अटपटा सा लग रहा, क्या चीज पसंद नहीं आ रही, तो बोलना कौन सी पोजीशन में प्रॉब्लम। तीन पोजीशन थी, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों में तो आया, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ऐसी बातें कर आप लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं, बोलो। यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था। पिछली वाली रिएक्शन में देखिए ऑर्थो पे हुआ है और फिर पैरा पे हुआ, लगातार नहीं, मेटा पे कहीं हुआ था, नहीं हुआ था। और इस रिएक्शन में कितने परसेंट मेटा बनता है वो दिख रहा है, 47%, नेक टू नेक के आसपास। ऑर्थो वाले को कम नहीं, पूरा ही गिरा मारा है। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, बहुत अच्छा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जब बहुत अच्छा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तब ऑर्थो के ये हाल, समझ में आ रहा, पॉइंट समझ में आ रहा। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, फिशिंग वाली बात है कि यार तुम कह रहे हो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, हाईली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजीशन ज्यादा तो मेटा बन रही है। समझ में आ गई साइंटिस्ट की कहानी। साइंटिस्ट परेशान क्यों हो गए इसमें, इसलिए परेशान हो गए कि अब यह प्रूव करना है कि NO2 ग्रुप मेटा पे भी आएगा और काफी आएगा। ठीक है, रीजन है, तभी तो बुक में लिख दिया उन्होंने। हाँ भैया क्या रीजन होगा, हाँ जी नेक्स्ट है। और दो भाई, इतने सरल चीजें पर नहीं मालूम तो बड़ी बेकार सी बात। ये NCERT ने कहा है, ये है NH2 एनालिन, और इसके बाद है जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव, और ये मैंने अभी भी आपको बताया ही था, और ये कहलाता है एनालियम आयन। एनालिन के आगे IUM लगा है, एनालियम आयन। तो एनालियम आयन में जो प्लस चार्ज है यही तो रोटेट करेगा बेंजीन रिंग में, और अगर प्लस चार्ज रोटेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आएगा, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। यानी जैसे ही H2O4 और HNO3 आते हैं तो उस समय जो सोल्यूशन है, जो एनालिन का सोल्यूशन है, वो दो चीजों में एग्जिस्ट कर रहा होता है, या तो इसमें या फिर इसमें भी। ये भी वहां पे बहुत है, ये भी बहुत है, और जब ये दोनों ही बहुत है तो दोनों की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे। इसकी वजह से पैरा पे ज्यादा बने, सॉरी मेटा पे ज्यादा बनते हैं, और इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा। इज इट क्लियर, लिखिए बेटा। अब इसमें जो तीन चार पॉइंट दे रखे हैं, तीनों चारों ही लिखा देते हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालिन, direct nitration of aniline yields PARRY, peri-oxidation products. Direct nitration of aniline yields peri-oxidation
dairy oxidation products in addition to nitro derivatives. Direct nitration of aniline yields TERRY dairy oxidation products in addition to nitro products. अब बस यही तो पॉइंट है। और तो पे इसका NH2 ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस आई भी, माइनस आई भी इसका अच्छा खासा, माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब ये वाली पोजीशन आएगी तो ये माइनस एम भी है, माइनस एम करता क्या है, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींच गए इसके माइनस आई माइनस एम की वजह से। तो इसीलिए ये दो पोजीशन फिर भी फर्टाइल होगी, ये बिल्कुल फर्टाइल। चलिए हमने पहला पॉइंट ये लिखा है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का क्या है। हाँ नहीं, ये TARR या TERR वही लिखा, यानी जैसे नाइट्रोजन ब्लैक या कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाना, यानी रिंग भी ब्रेक हो जाती है। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन तो बड़ा क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग। तो हम डायरेक्ट नाइट्रेशन की जगह काय करते हैं, एसिडिक मीडियम। आगे लिखते हैं in the strongly acidic medium, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form. In the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion. Aniline is protonated to form the anilinium ion, which is meta-directing. Aniline is protonated to form anilinium ion, which is meta-directing. Okay. And significant amount of meta derivative also obtained. Hence, significant amount of meta derivative also obtained. ठीक है बेटा, ये दोनों लिख लीजिएगा। पहले ये वाली रिएक्शन जिसमें आप HNO3 एंड H2O4 करेंगे और ये परसेंटेज के साथ, और उसके बाद एनिलियम आयन क्या होता है उसको भी बना के लिख लेंगे। डन। डन। अब भैया हम वो वाला काम भी करेंगे, प्रोटेक्शन वाला, है ना, कंट्रोल्ड वाला। अब बेटा कंट्रोल्ड वाली की चीज दिखाइए, अब आपको अगर समझ में आ गई हो तो एनिलीन का पहले आप एसिटाइलेशन कराइए, उसके बाद आपने एसिड एनाइड्राइड दिया था, अब की आप एसिड एनाइड्राइड, ठीक है, प्रोटोनेशन करा के, सॉरी प्रोटेक्शन करा के फिर रिएक्शन आगे बढ़ाइए। ठीक है, रिएक्शन करिए प्रोटेक्शन वाली, ये है एनिलीन, और इसकी रिएक्शन अब आप करें CH3 COCl से, और पहला प्रोडक्ट आप बना लें एनिलीन के साथ वही NH3 अलग हो गया HCl। अब आप करें नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 और वही टेम्परेचर है 288 केल्विन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये बन गया NH3 और ये पैरा NO2 को क्लियर। फिर आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद फिर आप बना लीजिए यहाँ पे
एनिलीन और यहाँ पे NO। ये हो गया नाइट्रेशन का सेकंड पार्ट कि अगर आप प्रोटेक्शन करके करेंगे तो मेजर पैरा प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, डन। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट एनिलीन में तीसरा है सल्फोनेशन। बेटा पहले नाइट्रेशन के बाद तीसरा है सल्फोनेशन। ठीक, आपको याद ही होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो सल्फोनेशन में रिएक्शन होती थी। ये देखिए रिएक्शन क्या है, ये है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यार, H2SO। ठीक है, तो होता क्या है देख लो पहले, ये पहले एक प्रोडक्ट बनता है इसका, यहाँ NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये बनता है क्योंकि एनिलीन एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, एसिड बेस मिलके पहले स्टेप में सॉल्ट बना लेंगे और इस सॉल्ट को जब आप नियरली हीट करेंगे 453 केल्विन पे या 473 केल्विन तक हीट करेंगे, 200 डिग्री टेम्परेचर मान के चलो, तो ये इसमें चेंज हो जाता है, यहाँ NH2 यहाँ SO3H, यानी एक वाटर निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम क्या है, पैरा अमाइनो या सीधा कह दो पैरा सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड मतलब सल्फोनिक एसिड भी और एनिलीन सल्फानिलिक, लेकिन आईयूपीएसी नेम में क्या कहोगे, ये मेन लेंगे तो आप ये कहेंगे फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो है और ये कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको याद आ जाए बहुत अच्छी बात है, आपने सरफेस केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी ग्लिटर आयन, क्या था, तो यहाँ से H छूटता है और ये H ले लेता है, तो एक वाला या ये कहना चाहते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये ग्लिटर आयन में एग्जिस्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया इसका सल्फोनेशन। लिखते पहले सल्फोनेशन में aniline reacts with concentrated sulfuric acid. Aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilium hydrogen sulfate. To form anilium hydrogen sulfate. Aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilium hydrogen sulfate. Which on heating at 473 Kelvin, which on heating at 473 Kelvin give para-amino benzene sulfonic acid, which on heating at 473 Kelvin gives para-amino benzene sulfonic acid, commonly known as sulfanilic acid. Commonly known as sulfanilic acid. इसे commonly sulfanilic acid ठीक है, commonly known as sulfanilic acid. It may appear as bitter iron. It may appear as bitter iron. ठीक है, बिटर आयन। और फिनॉल की तरह ये वो दो रिएक्शन नहीं देता, एल्काइलेशन या एसिडेशन, लेकिन ये एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस या फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसिडेशन रिएक्शन ड्यू टू aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation reaction. बेटा रीजन वही जो वहां का वही यहाँ है,
aniline does not undergo critical dehydration formation of due to salt formation with AlCl3 due to salt formation with AlCl3 ठीक है सब ठीक है अब इसके आगे की जरूरत नहीं है इन्होंने लिख रखा है aniline acquire positive charge and act as strong deactivating group for further reaction और ये बहुत deactivating group की तरह काम करता है ठीक है अगली हेडिंग है हमारी डाइजोनियम सॉल्ट वैसे अगर सही बात में लिखा जाए तो हो सकता है उससे हटा दिया गया हो बट हमें मजबूरी है पढ़ना है क्योंकि पता है डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्जन में बड़ा काम में आता है अब जैसे उसने कह दिया कि एनिलीन से बना के दिखाओ कोई कंपाउंड सपोज बेंजल्डिहाइड तो ऐसे तुम सोचते रहोगे ये कार्बन कैसे बढ़ाएं तो नहीं समझ में आएगा लेकिन एनिलीन का अगर तुमने डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया और उसकी CuCl से रिएक्शन कर दी तो साइनोबेंजीन आ गई यानी बेंजीन को बस CN आ गया अब काफी कुछ काम हल हो गया कि CN आ चुका है अगर आपको मालूम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर दो तो अमाइड बन जाएगा CONH2 या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा COH अब वो एसिड बन गया एक कार्बन बन गया एसिड बन गया उस एसिड से एल्डिहाइड तक तो लाना है तो एसिड की पहले PCl5 से की एसिड क्लोराइड हो गया और फिर एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनता है रोजनमुंड रिएक्शन PDBSO बोलते हैं रोजनमुंड या किसी और रिएक्शन से कर लेंगे लेकिन जो कार्बन बढ़ाना घटाना है वो आसानी से होता है मतलब कन्वर्जन के लिए हमें बहुत जरूरी है पढ़ना दिस वन डाइजोनियम सॉल्ट जिससे हमारा ये चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा कन्वर्जन ठीक है और एनसीईआरटी के चैप्टर में मत पढ़ो ये कोर्स से हटा दिया गया है एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एक पूरा चैप्टर का डाइजोनियम सॉल्ट अगर तुमने नहीं पढ़ा कन्वर्जन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है स्पेशली वो कन्वर्जन जिसमें एनिलीन लगी क्योंकि एनिलीन के सारे कन्वर्जन डाइजोनियम से ही होंगे ठीक है चलिए यही तक रखते हैं कल हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट एंड इट फिनिशेस ऑलमोस्ट फुल ऑर्गेनिक कल हमारी ये खत्म हो जाएगी ठीक है बेटा फिर हम आपका रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे जिस बच्चे ने जो पढ़ना हो वो आप बताते जाएंगे हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं कल का एक दिन और रुक जाइए फिर